हाय गाइस, आपका द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी 11th क्लास कंप्यूटर साइंस के फ्लो ऑफ कंट्रोल जो चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी की, इसे हम कवर करेंगे। और इससे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को चैप्टर को जो है हम कवर कर चुके हैं। उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो ऑफ कंट्रोल भी आता है। आज हम समझेंगे डिटेल में फ्लो ऑफ कंट्रोल होता क्या है। एक्चुअलिटी में फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें है सीक्वेंस वाला होता है एक स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट होता है रिपीटेशन वाला। एक सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन। सीक्वेंस में एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट बिना किसी कंडीशन के एग्जीक्यूट होता रहता है। लेकिन सिलेक्शन में क्या है, किसी कंडीशन के थ्रू जो है, यदि वो कंडीशन ट्रुथ होती है तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। ये है। और रिपीटेशन में क्या होता है कि लूप चलता है। लूप जब तक चलेगा तब तक, जब तक लूप में जो कंडीशन डाली जाएगी, जब तक वो कंडीशन ट्रुथ होगी तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता है। दैट इज उस लूप के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो बार बार रिपीट होती है। ये फ्लो ऑफ कंट्रोल है। इस चीज़ को हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं। वी सी ए बस केयरिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल। हम देखते हैं कि बस जो कि बच्चों को लेके जाती है स्कूल। देयर इज़ ओनली वन वे टू रीच द स्कूल। मतलब हमारी जो हमें फिगर 6.1 दे रखी है, यहाँ से बस स्कूल जा रही है, ये नीचे स्कूल है, और स्कूल की जो बस है वो बच्चों को लेके जा रही है। और जो घर लेके जाएगी वो कैसे लेके जाएगी, सिर्फ एक रूट है। वी सी ए बस केयरिंग द चिल्ड्रन टू द स्कूल। ठीक है। देयर इज़ ओनली वन वे टू रीच द स्कूल, मतलब घर से स्कूल पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है। ठीक है। देयर इज़ नो चॉइस, द ड्राइवर हैज़ नो चॉइस बट टू फॉलो द रोड 1 mile स्टेन आफ्टर अनदर टू रीच द स्कूल। वी लर्न इन चैप्टर 5 दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस वेयर पाइथन एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो स्कूल बस जा रही है वो स्कूल के लिए जा रही है, और स्कूल तक जाने के लिए सिर्फ एक रूट है। तो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है कि वो किसी अदर रूट को फॉलो करे स्कूल बस। इसी तरीके से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसी होती हैं जो अनकंडीशनल है, दैट एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट होती जाती हैं। ये बात है कहने की। ठीक है। वेयर पाइथन एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। देयर आर द टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वी हैव बीन राइटिंग till now. Let us consider program 6.1 that executes in the sequence, that is statements are executed in an order in which they are written. The order of execution of statement in a program is known as flow of control. मतलब statements के execution का order है, जो sequence है, the sequence of execution of statements in a code, a pseudo code or code is known as flow of control. समझ में आ गया। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है उसी को बोलते हैं। वो सीक्वेंस एक सीक्वेंस वाइज हो सकता है, कुछ सिलेक्शन टाइप का हो सकता है, मतलब कुछ कंडीशनल हो, या फिर रिपीटेशन हो सकता है। द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है फ्लो ऑफ कंट्रोल को। द पाइथन सपोर्ट्स 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन और रिपीटेशन। सीक्वेंस वाला तो सीक्वेंस वाला, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो अनकंडीशनल है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो कंट्रोल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 टाइप के हैं, सिलेक्शन रिपीटेशन। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। देखो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें टोटल पेज कवर करने 22 विद एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ानी होगी तभी काम बनेगा। 6.1 प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का डिफरेंस निकालना है, उसे प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, हम 2 नंबर को रीड करेंगे, इनपुट करेंगे। तो नंबर लिया, एक नंबर 2, दोनों को हमने एंड यूजर से इनपुट कराया। और जो इनपुट कराएंगे वो इनपुट फंक्शन के थ्रू, लेकिन इनपुट का जो वो है डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप हम इंट फंक्शन में लेंगे, ताकि वो जो भी डेटा ले वो इंट के रूप में ही एक्सेप्ट करे। ठीक है। तो नंबर इक्वल टू इंट फंक्शन में इनपुट फंक्शन, और इनपुट में हम एक स्ट्रिंग पास करा देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, एज इट इज आएगी डबल कोट्स में। इसी तरह से नंबर 2। फिर हमें क्या निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है। जैसा हम जानते हैं डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, दैट इज माइनस। तो डिफ एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम नंबर माइनस नंबर 2 की जो भी आउटपुट आएगी उसे असाइन कराएंगे, प्रिंट कर देंगे इसको डिफ को। द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड नंबर 2 इज डिफ, दैट्स ऑल। मान के चलो एंड यूजर ने
एक एंड यूजर ने एंटर किया फर्स्ट नंबर 5 और सेकंड नंबर 7, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, num1 माइनस num2 है ना, तो 5 एंड 7 -2 आ जाएगा। हालांकि हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि num1 माइनस num2 का हम मॉडुलस ले लें, मॉडुलस बाहर मोड लगा दें, तो क्या हो जाएगा कि वो प्लस में ही आएगा। मान के चलो अब देखो num1 माइनस num2 है, यदि हम यहाँ पे चेक कर लेते कि इफ़ num1, यदि हम कंडीशन लगा देते कि इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, तो डिफरेंस निकले num1 माइनस num2। वो अदरवाइज हाँ, दो कंडीशन देखते हैं हम कि इफ़ num, यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है, मतलब 2 नंबर को हम कंपेयर करेंगे, 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो num1 ग्रेटर देन num2 होगा, या फिर num2 ग्रेटर देन num1 होगा, और यदि num1 ग्रेटर देन num2 भी नहीं है, न ही num2 ग्रेटर देन num1 है, तो ये तीसरी कंडीशन हो सकती है कि num1 इक्वल टू num2। तो यहाँ पे कंडीशन में आते हैं कि इफ़ num1 ग्रेटर देन num2 देन डिफरेंस इक्वल टू num1 माइनस num2, एल्स नहीं लगाएंगे सॉरी, फिर हम करते इफ़ एल्स इफ सॉरी, इफ़ एल्स होता है तो फिर दूसरी कंडीशन लगानी हो, मल्टी कंडीशन हो, तो हम एल्स इफ का यूज़ करेंगे। तो एल्स इफ num2 ग्रेटर देन num1, तो हम करते डिफरेंस इक्वल टू क्या दे दे, num2 माइनस num1। अदरवाइज फिर हम एल्स करते, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देंगे, तो जो डिफरेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, और इसी बात है 0 आएगा। जब न तो num1 ग्रेटर देन है num2 से, न ही num2 ग्रेटर देन है num1 से, तो दोनों बराबर होंगे, तो डिफरेंस 0 पुट कर दे। तो एक्चुअलिटी में ये जो मैंने अभी बताया है ऐसे हमें करना चाहिए, अदरवाइज माइनस में आएगा। फिर सिलेक्शन, ठीक है, हालांकि हम इसमें सीक्वेंस वाइज हम सीक्वेंस को समझ रहे हैं ना, मतलब अनकंडीशनल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ऐसे ही आएगा। कंडीशनल बनाएंगे जो मैंने बताया था वो। सिलेक्शन में क्या है देखो, ना सपोज वी हैव 10 रुपीज़ टू बाई ए पेन, हम रखते हैं 10 रुपये खरीदने के लिए एक पेन को। ऑन विजिटिंग द स्टेशनरी शॉप देयर ए वेराइटी ऑफ पेन्स, यहाँ पे वेराइटी ऑफ पेन्स हैं, प्राइस है 10 रुपी। हियर वी हैव टू डिसाइड विच पेन टू बाई, अब यहाँ पे हम डिसाइड करना होगा, बहुत सारी वेराइटी हैं। सिमिलरली व्हेन वी यूज़ द डायरेक्शन सर्विसेज ऑफ डिजिटल मैप to reach from one place to another, we notice that sometimes it shows more than one path, like the least crowded path, shortest distance path, etc. मतलब जब हमारे पास मल्टी पाथ हों तो हमें देखना होगा कौन सा पाथ हमारे लिए शॉर्टेस्ट पड़ेगा, या फिर बहुत सारी वैरायटी के हमारे पास कोई भी आइटम खरीदने जा रहे हैं तो उन वैरायटी में से हमें चूज़ करना होगा, दैट हमें कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होगा। जब बात डिसीजन की होती है तो कहीं ना कहीं हम कंडीशंस का यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। जैसे हमें देखो ये दे रखा है कि स्टार्ट इनपुट कराए num1 num2, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती हैं, देखो यहाँ पे चेक किया है, देखो कंडीशन स्टेट, यदि num1 ग्रेटर देन num2 तो प्रिंट करा दे डिफरेंस इक्वल टू num1 माइनस num2, यदि num1 ग्रेटर देन num2 नहीं है तो डिफरेंस दे दे num2 माइनस num1। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि न तो num1 ग्रेटर देन है num2 से और न ही num2 ग्रेटर देन है num1 से, तो इसका मतलब है num1 इक्वल टू num2 होगा, दैट डिफरेंस क्या होगा 0, ये प्रिंट करा दे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, ये इसी को बोलते हैं सिलेक्शन। जब हम डिसीजन लेने की जरूरत, जब हमें डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है, किसका, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स का। वैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, कंडीशन से क्या हो जाता है कि सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स हो जाता है, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट कैसे है, देखो इफ कंडीशन लगाएंगे कोलोन फिर स्टेटमेंट लिख देंगे इस तरीके से। जैसे मान के चलो, जैसे एग्जांपल समझते हैं 6.1, मान के चलो किसी भी पर्सन की हमें वोटिंग एलिजिबिलिटी सेट करनी है, तो क्या करेंगे, एज उसकी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एज इक्वल टू इंट फंक्शन में, इनपुट फंक्शन को इंट में लेंगे, मतलब जो इनपुट है एज इंट की फॉर्म में लेंगे, इंट डेटा टाइप चेक करेंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम प्रिंट करा देंगे एलिजिबल टू वोट। ये वेरिएंट ऑफ इफ स्टेटमेंट है, कॉल्ड इफ एल्स भी होता है, मतलब एक स्टेटमेंट है, एक कंडीशन है, वो कंडीशन ट्रुथ है तो वो जो इफ़ के बॉडी है, इफ़ के अंतर्गत जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा यदि वो कंडीशन फेल होती है तो। जैसे ये है देखो, एज इक्वल टू इंट इनपुट करा दी, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो प्रिंट कर देंगे एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज मतलब जब ग्रेटर देन है ना तो लेस देन, ना तो ग्रेटर देन है ना इक्वल टू दैट लेस देन होगी तो प्रिंट करा दी नॉट एलिजिबल। इसी तरह से प्रोग्राम 6.2 देखते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का पॉजिटिव डिफरेंस लें। अब दो नंबर्स का पॉजिटिव डिफरेंस तभी निकलेगा जब हम ये श्योर कर लें कि जिस नंबर से दूसरा नंबर घटाएं
वो नंबर जिस नंबर से घटा है वो हमेशा बड़ा हो उससे, तो चेक करना पड़ेगा। नम 1 नम 2 दोनों को इनपुट कराएंगे, ये ठीक है। इफ़ नम 1 ग्रेटर देन नम 2 तो डिफरेंस दे दे नम 1 माइनस नम 2, अदरवाइज डिफरेंस दे नम 2 माइनस नम 1, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मान चलो फर्स्ट नंबर 5 दिया, सेकंड नंबर 6, तो 5 ग्रेटर देन 6 के तो है नहीं, 5 ग्रेटर देन नम 1 को नम 2 से ग्रेटर देन चेक करके देखेंगे क्या 5 ग्रेटर देन 6 की है, नहीं है, तो डिफरेंस क्या देगा नम 2 माइनस नम 1, 6 माइनस 5 1 में आ जाएगा। सिंटैक्स फॉर सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूजिंग एलिफ, एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर उसकी बॉडी जो भी एग्जीक्यूट कराना है, इसे एल्स कॉलन लगाया, फिर जो कंडीशन लिखनी थी वो लिखी, और फिर उसके अंदर जो प्रिंट कराना है वो। इसी तरीके से इफ एल्स इफ जिस तरीके से बॉडी, जिस तरीके सिंटैक्स इफ एल्स का था, उसी तरीके से इफ एल्स का है। एलिफ को हम एल्स इफ भी बोलते हैं, शॉर्ट में एलिफ बोलते हैं। इफ कंडीशन कॉलन, उसके अंदर स्टेटमेंट्स देंगे। इसी तरह से एलिफ दैट इज एल्स इफ भी लिख सकते हैं, एल्स इफ कंडीशन कॉलन, उसके अंदर फिर इस एल्स इफ के फिर अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट हुआ वो, और कंडीशन है तो एल्स इफ कंडीशन कॉलन फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स कॉलन फिर स्टेटमेंट। मतलब कहने का ये है कि इफ़ एल्स का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास सिंगल कंडीशन होती है, जब हमें कोई डिसीजन सिंगल कंडीशन के बेस पे लेना होता है, तो हम जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन फॉलो करनी होती है। तो सिंगल कंडीशन हो तो इफ़ एल्स का प्रयोग करेंगे स्टेटमेंट्स का, और यदि मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम इफ़ एलिफ एल्स, या फिर हम बोल सकते हैं इफ़ एल्स इसका प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान रखो इफ़ के साथ कंडीशन आती है और एलिफ, या फिर एलिफ को ही हम एल्स इफ बोलते हैं। तो इफ़ के साथ कंडीशन आती है या एल्स इफ के साथ कंडीशन आती है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती। विदाउट कंडीशन जो भी स्टेटमेंट हम देने हैं वो हम देंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखो कोई भी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगा, कोई भी नंबर दैट इज जो भी एंड यूजर के द्वारा हमने इनपुट करा लिया नंबर, ठीक है साहब, इनपुट करा लिया, तो वो नंबर को हम चेक करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कोई नंबर लिया, वो हमने इनपुट करा लिया इनपुट फंक्शन के थ्रू, उसमें एक स्ट्रिंग पास करा दिया एंटर नंबर, इनपुट फंक्शन को हमने इंट फंक्शन में ले लिया, क्योंकि जो भी हम इनपुट कराएंगे नंबर वो उसका डेटा फॉर्मेट क्या होगा इंट, और नंबर नामक हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर नेम का और उसमें असाइन करा दिया। अब ये देखो पॉजिटिव होगा तो कब होगा पॉजिटिव, खुद सोचो, मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो क्लास आप 10 तक पढ़ते आए हैं, 6, 7, 8, 9, 10 में। तो कोई भी नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव प्रिंट करा देंगे, इफ़ नंबर लेस देन जीरो होगा तो प्रिंट नेगेटिव करा देंगे। अदरवाइज मतलब कोई नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव होगा, लेस देन जीरो तो नेगेटिव होगा। और जब नंबर ग्रेटर देन, ना तो नंबर ग्रेटर देन जीरो है, जैसे ये वाली ऊपर वाली कंडीशन है, ये भी फेल हो गई नंबर ग्रेटर देन जीरो, और नंबर लेस देन जीरो भी फेल हो गई, तो ऑब्वियसली बात है फिर नंबर क्या होगा, वो जीरो ही होगा। तो फिर हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे प्रिंट करा देंगे, एल्स प्रिंट कर दो साहब नंबर इज जीरो, दैट्स ऑल। अभी हमें 22 पेज करने हैं, 5 ही पेज हुए, फटाफट करो जल्दी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल एट द रोड क्रॉसिंग। रोड क्रॉस जब हम करते हैं तब सिग्नल के कलर्स जो होते हैं ना, उन सिग्नल्स के कलर्स का क्या मीनिंग होता है उसको हमें प्रिंट कराना। तो ऑब्वियसली बात है जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं, ये तो हम बचपन से सीखते आए कि जब रोड पर जो क्रॉसिंग पर जब सिग्नल है वो रेड हो रहा है तो इसका मतलब रुक जा, खतरा है, ग्रीन है तो इसका मतलब पास हो जा, चले जा, ठीक है। तो इसी चीज़ को कर देंगे। देखो वो ऑरेंज है, ऑरेंज और सिग्नल देखो किस तरीके से, ऑरेंज है सिग्नल इक्वल टू ऑरेंज और सिग्नल इक्वल टू, अच्छा ये है तो बी स्लो, मतलब सिग्नल रेड है तो रुकना होगा, ग्रीन है तो चले जा, ऑरेंज है तो इसका ना स्लो हो जा स्पीड। तो देखो जो भी सिग्नल है, सिग्नल का जो कलर है वो हम इनपुट कराएंगे, सिग्नल इक्वल टू इनपुट, और जो हम इनपुट कराएंगे वो क्या होगा, एक कलर ही तो इनपुट कराएंगे हम सिग्नल का, क्योंकि रेड है, ऑरेंज है या फिर ग्रीन है, तो जो रेड ऑरेंज ग्रीन है वो क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, दैट इज स्ट्रिंग है। तो इसका डेटा टाइप हम इन तो सेट कर ही नहीं सकते, सिंपल है, हम इनपुट फंक्शन में पास करा देंगे, इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट दैट इज स्ट्रिंग। फिर चेक करेंगे इफ़ सिग्नल इक्विवेलेंट वाला निशान लगाएंगे। अब इसमें ऑपरेटर कौन सा लेंगे, इक्वल असाइन नहीं करा रहे, इक्विवेलेंट वाला कराएंगे। इफ़ सिग्नल इक्विवेलेंट रेड, या फिर सिग्नल हो रेड, देखो स्मॉल कैरेक्टर में लिखा है दैट इज लोअर केस में लिखा है रेड, या फिर बड़ी कैपिटल लेटर में हो,
अपर केस में हो तो प्रिंट करा दे स्टॉप, एल्स इफ अदरवाइज क्या करा दे सिग्नल ऑरेंज या फिर सिग्नल कर दे ऑरेंज, इस तरीके से। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है, 3 कंडीशन है ना, यदि रेड है तो रुक जाओ, ऑरेंज है तो स्लो हो जाओ, ग्रीन है तो चले जाओ। तो यहाँ पर हम एल्स इफ का यूज़ करना होगा, इफ़ एल्स इफ एल्स। तो एल्स में करेंगे सिग्नल इक्वल टू ऑरेंज या अपर केस में लिख दो तो हम प्रिंट करा देंगे 20 लो, इसी तरह से एल्स इफ उसमें हम कह देंगे प्रिंट गो, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर देखो लिख भी रखा है, फटाफट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ एलिफ मतलब एल्स इफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन टू बी चेक, जो कि चेक की जानी है उस पर डिपेंडेंट होता है कौन, एल्स इफ। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन द नेक्स्ट कंडीशन चेक्ड एंड सो ऑन। इफ वन ऑफ द कंडीशन ट्रू देन द करस्पॉन्डिंग इंडेंटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, ठीक है, देन करस्पॉन्डिंग इंडेंटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, मतलब जब एक कंडीशन ट्रूथ होती है तब जो करस्पॉन्डिंग इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड द इफ स्टेटमेंट टर्मिनेट, और इफ स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेट अस राइट ए प्रोग्राम, जब हम लिखते हैं प्रोग्राम, लेट अस राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर, माने चलो सिंपल कैलकुलेटर हमें कैलकुलेटर का हमें कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स पर हमें बेसिक ऑपरेशन लगाने हैं, मतलब कैलकुलेटर बनाना बेसिक। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे 2 नंबर्स को फ्रॉम एंड यूजर, आस्क करेंगे यूजर से टू इनपुट एनी ऑफ द ऑपरेटर, मतलब यूजर से ही 2 नंबर इनपुट कराएंगे और उससे ही पूछेंगे कि आपको कराना क्या है, प्लस कराना है, माइनस कराना है, इंटू कराना है, डिवीजन कराना है। एंड एरर मैसेज डिस्प्लेड इफ द यूजर एंटर एनीथिंग एल्स, मतलब कहने का है कि इन ऑपरेटर्स के अलावा कोई और ऑपरेटर यूज़ करता है तो हम एरर जो है डिस्प्ले करेंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। डिस्प्ले ओनली पॉजिटिव डिफरेंस इन केस ऑफ ऑपरेटर माइनस, और डिस्प्ले करेंगे केवल पॉजिटिव डिफरेंस, और पॉजिटिव डिफरेंस तभी होगा जब हम कंडीशन लगा दें इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, तो डिफरेंस क्या प्रिंट कराएगा, नंबर माइनस num2। फिर दूसरी कंडीशन होगी अदरवाइज एल्स इफ num2 ग्रेटर देन num1, तो डिफरेंस प्रिंट कराए वो num2 माइनस num1, इस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे मैसेज प्लीज एंटर ए वैल्यू अदर देन 0, ठीक है। इफ़ द यूजर एंटर्स द सेकंड नंबर एज 0 एंड द ऑपरेटर इज एंटर, ये करेंगे, ठीक है। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं 6.3, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर परफॉर्मिंग ओनली 4 बेसिक ऑपरेशन। इसी चीज़ को हम मतलब बेसिक हमें कैलकुलेटर बनाना है जिसमें केवल हम इनटू, डिवीजन मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकें। देखो प्रोग्राम टू क्रिएट 4 फंक्शन कैलकुलेटर, रिजल्ट एक हम देखो 2 हमें नंबर लेने होंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2, और जो वैल्यू लेंगे वो फ्लोट टाइप की हो सकती है, वो इंट भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, मतलब फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप सेट किया और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नामक एक वेरिएबल ले लिया, उसे असाइन करा दिया 0, और साथ ही हमने एक ऑपरेटर लिया ऑप, इनपुट एंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर, एक दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें हम ऑपरेटर लेंगे। वो कह रहे हैं इफ़ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, यदि ऑपरेटर इक्वल टू प्लस तो रिजल्ट क्या प्रिंट करा दे, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। इफ़ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस तो चेक करेंगे इफ़ वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2 तो रिजल्ट दे दे वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, अदरवाइज रिजल्ट दे क्या, वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1। और यहाँ पे हमने ये भी दे दिया है, पहले साफ कर दिया है कि जो वैल्यू अदर देन 0 मतलब 0 के अलावा कोई वैल्यू डालेंगे हम, ठीक है, इनपुट करेंगे। हाँ तो वैल्यू 1 यदि वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2 है तो रिजल्ट वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 दे, अदरवाइज वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1। फिर तीसरी कंडीशन मतलब तीसरा जो ऑपरेटर है वो इनटू, एलिफ दैट एल्स इफ ऑप इक्वलेंट इनटू, तो रिजल्ट क्या दे दे, वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2, एल्स इफ। फिर और चौथी कंडीशन है हमारी, इफ़ के साथ एक कंडीशन आ गई, नहीं, इफ़ के साथ कोई कंडीशन नहीं है, एल्स इफ, हाँ ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन मतलब अब तीसरा ऑपरेशन है इनटू, प्लस कर दिया माइनस कर दिया है हमारा, इनटू भी तीसरा, चौथा है एल्स इफ, हाँ चौथा डिवीजन। तो इफ़ वैल्यू 2 इक्वलेंट टू 0, मान के चलो वैल्यू 2 0 के बराबर है, 0 है तो प्रिंट कर देगा एरर, डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउड, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। अदरवाइज रिजल्ट देगा वैल्यू 1 अपॉन वैल्यू 2, मतलब चेक करेंगे यदि वैल्यू 2 इक्वल टू 0 है तो प्रिंट कर देगा डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड, अदरवाइज रिजल्ट दे दे वैल्यू 1 अपॉन वैल्यू 2।
एल्स, अब तक ये सारी कंडीशन नहीं, फिर एल्स, इसके अलावा क्या कर दे, प्रिंट कर दे रॉन्ग इनपुट, इन वैल्यू के अलावा कोई दे दे रॉन्ग इनपुट, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। तो इस तरह से इफ की बॉडी होगी, लास्ट में दे दे प्रिंट द रिजल्ट इज रिजल्ट, लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे द रिजल्ट इज, ये इसमें डबल कोट्स में रिजल्ट जाएगा, रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। आउटपुट मान के चलो एंटर वैल्यू बन दी 84, जल्दी टू दी 4, एंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर, कोई भी एक ऑपरेटर हम एंटर करेंगे, मान के चलो हमने डिवीजन दिया तो क्या आ जाएगा 84/4 21। पहले 4 को चेक करेगा कि 4 कहीं बराबर 0 के तो नहीं है, बराबर 0 के है तो वो कह देता ये एरर दे देता, बराबर 0 के नहीं है तो एंटर, तो रिजल्ट देगा वैल्यू 1/2, 84 डिवाइडेड बाई 4 21, दैट्स ऑल। अब बताती इंडेंटेशन क्या होती है। इंडेंटेशन का मतलब है कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो था हमारा इफ़ या एल्स, इफ़ या एल्स, तो इफ़ के अंतर्गत जो कंडीशन के अंतर्गत जो इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, यदि वो कंडीशन ट्रुथ होती है, यदि कोई कंडीशन ट्रुथ होती है तो उस कंडीशन के इंडेंटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ही एग्जीक्यूट होंगे, और यदि फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द स्टेटमेंट्स विद इन a block are put inside curly brackets. However, the Python uses indentation for block as well as for nested block structure, leading white space and tabs at the beginning of the statement is called indentation. In the Python language, the same level of indentation associates statements into a single block of code. Python में same level of indentation है, वो जोड़ता है statements को into a single block of code. The interpreter checks the indentation level very strictly and throw up syntax error if indentation is not correct. मतलब पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन को चेक किया जाता है, ये सिंटैक्स का हिस्सा है, यदि इंडेंटेशन में यदि कोई गलती आती है तो एरर देता है प्रोग्राम। इंटरप्रेटर चेक्स इंडेंटेशन लेवल वेरी स्ट्रिक्टली एंड थ्रो अप द सिंटैक्स एरर इफ इंडेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज ए सिंगल टैब फॉर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन। इस लेवल ऑफ इंडेंटेशन में हम क्या करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस है कि सिंगल टैब का यूज़ करते हैं फॉर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन, टैब लगाते हैं सिंगल टैब। इन प्रोग्राम 6.4 इफ एल्स स्टेटमेंट हैज़ 2 blocks of statements and the statement in each block are indented with the same amount of space. same amount of space मतलब same amount of tabs, मतलब सिंगल टैब है तो सिंगल टैब ही होगा, डबल टैब है तो डबल टैब होगा उसमें। ये इफ एल्स वाला प्रोग्राम है, इसमें देखो इफ़ कंडीशन लिखा, अब इसके बाद जो हम टैब लगाया है वो टैब यहाँ पे सिंगल टैब या डबल टैब जो भी है वो जितना यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट में इफ़ के अंतर्गत जो ब्लॉक ऑफ इफ़ के बाद इफ़ कंडीशन के बाद जो इंडेंटेशन है, दैट इफ़ बॉडी के जो स्टेटमेंट्स हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सेम इंडेंटेशन में है, सेम सीध में है, इसी तरह से एल्स में है। ये है 2 नंबर हैं प्रिंट कराए हमने, 2 नंबर हैं वो हमने इनपुट कराए, नंबर इक्वल टू 5 नम 2 इक्वल टू 6, चेक किया इफ़ नम 1 ग्रेटर देन नम 2 तो फिर जो हम इसकी बॉडी देंगे वो सेम इंडेंटेशन, सिंगल टैब तो सिंगल टैब ही होना चाहिए, डबल टैब तो डबल टैब ही होना चाहिए इस ब्लॉक में। प्रिंट कर देंगे फर्स्ट नंबर इज लार्जर, प्रिंट करेंगे बाय एल्स प्रिंट सेकंड नंबर इज लार्जर बाय। ठीक है, अब बात आती है रिपीटेशन की। ऑफन वी रिपीटेड टास्क, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज़ डन एवरी मंथ। बहुत सी बात है, बहुत सारे काम हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, बाइक, हाँ साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में क्या है, साइकिल को चलाने के लिए हम जब हम बैठते हैं और इसे चलाते हैं तो पैडल हम बार बार मारते हैं, बीच में हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो ब्रेक भी लगाते हैं, तो बार बार हम पैडल मार रहे हैं तभी तो हम पैडिंग कर रहे हैं साइकिल को, तभी तो वो आगे बढ़ रही है। तो क्या है, साइकिल की राइडिंग करने के लिए हम साइकिल में पैडिंग बार बार करनी होगी, तो रिपीटेशन हो गए। तो किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स को हम बार बार रिपीट करते हैं, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है जैसे साइकिल को चलाना। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है वो हर महीने करते हैं, वाटर बिल का पेमेंट है हर महीने करते हैं, हम खाना सुबह शाम खाते हैं, तो ये भी क्या है अपने आप में एक रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स है। खाना खाते वक्त बार बार खाने को चबाना, तो अपने आप में क्या है, खाना वाली जो प्रक्रिया है, टास्क है, उसमें कुछ खाना खाने की जो स्टेप्स है वो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है इसका। फिगर शोज द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई दैट इन्वॉल्व्स 4 stages. It is butterfly leg eggs turn into a caterpillar becomes a pupa। अब जैसे कोई तितली है, तितली अंडे रखेगी, फिर वो टर्न होगा किसमें, कैटरपिलर में, फिर वो प्यूपा बनेगा, फिर बाद में मैच्योर होगी बटरफ्लाई। इसका ये फिगर है, अंडे है पत्ती के ऊपर, फिर इसके बाद ये क्या बन गया, ये कैटरपिलर के बाद प्यूपा, फिर बटरफ्लाई बन गई। मतलब एग, कैटरपिलर, प्यूपा और ये बटरफ्लाई मैच्योर हो गई। तो साइकिल है, नेचर में भी ये चीज़ देखी जाती है।
तो साइकिल स्टार्ट्स अगेन विद लाइंग ऑफ एग्स बाय बटरफ्लाई। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है किसी भी टास्क को करने के लिए कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें बार बार रिपीट करना होता है। हालांकि इनफाइनाइट टाइम्स नहीं होती, ये फाइनाइट टाइम्स ही होती हैं, लेकिन हर काम में अलग अलग होती हैं फाइनाइट। मान के चलो किसी भी काम को करने में कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, वो 5 बार ही रिपीट करते हैं, काम हो जाता। कुछ में 2 बार ही रिपीट कर देते तो हो जाता। किसी में हमें 10 बार रिपीट करना पड़ता तब हो पाता। ये है प्रोग्राम 6.5। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर्स को हम प्रिंट करना है, तो रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन किसी भी स्टेप्स को, किसी भी स्टेटमेंट्स के बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसका, तो इस चीज़ को कंट्रोल हम किसके थ्रू करते हैं? लूप के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है। तो एक तो तरीका है कि हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, प्रिंट 1, फिर प्रिंट करें प्रिंट फंक्शंस का यूज़ करके 2, 3, 4, 5। चलो ये तो हमने कर दिया। मान चलो वो कहता कि प्रिंट कर दो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो क्या हम ये प्रिंट फंक्शन का बार बार मतलब 100 टाइम्स बार लिखते हैं अलग अलग लाइन में? तो ये तो बहुत हैवी काम हो जाएगा, हार्ड वर्क हो जाएगा। तो कि 100 बार किसी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर लिखो, तो क्या हम प्रिंट फंक्शन का 1000 बार यूज़ करेंगे? नहीं। इसकी जगह हम क्या करते हैं? फॉर लूप का यूज़ करते हैं। देखो कैसे करेंगे। व्हाट शुड वी डू इफ़ वी आर आस्क्ड टू प्रिंट द फर्स्ट 1 लाख नेचुरल नंबर। मान चलो हमसे कोई प्रोग्राम को लिखने के लिए कहता है कि पहले 1 लाख नंबर्स को प्रिंट करा दो, फर्स्ट 1 लाख नेचुरल नंबर। तो क्या 1 लाख बार हम प्रिंट थोड़ी करेंगे, बावले हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? राइटिंग 1 लाख प्रिंट स्टेटमेंट्स वुड नॉट बी एफिशिएंट सॉल्यूशन, इट वुड बी टीडियस। ये बहुत ही बोझिला काम हो जाएगा, थकावट वाला। एंड नॉट द बेस्ट वे टू डू टास्क। राइटिंग ए प्रोग्राम हैविंग ए लूप और रिपीटेशन। तो हम क्या करेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि लूप होगा, जिसमें रिपीटेशन होगा, इज़ बेटर सॉल्यूशन। जब प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? जो हमारा एल्गोरिथम होगी वो कैसी होगी? द प्रोग्राम लॉजिक दैट इज एल्गोरिथम इज गिवन बिलो। एल्गोरिथम क्या होगी? हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर है और फर्स्ट 100 या फर्स्ट मतलब 1 लाख हमें नेचुरल नंबर प्रिंट कराने, तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, जैसे हम कहेंगे काउंट, और इसकी वैल्यू हम सेट करेंगे 1। फिर प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ काउंट को, फिर इंक्रीमेंट करेंगे वेरिएबल काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। कुल मिला के एक वेरिएबल लेंगे, उसकी वैल्यू 1 उसे सेट कर देंगे, दैट इज सेट काउंट इक्वल टू 1। प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ काउंट, दैट इज 1 आ गया। फिर इंक्रीमेंट करेंगे काउंट को, कैसे? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू हमने पहले 1 रखी, फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया, दैट इज अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर आगे और चलेगा लूप, और चलेगा, इस तरह से इंक्रीमेंट होता रहेगा। लेकिन कब तक इंक्रीमेंट होगा वो हम कंडीशन रखेंगे कि 1 लाख या 1 लाख से लेस देन, ये फॉर लूप में कंडीशन रख देंगे। फोर्थ में क्या करेंगे? इस रिपीट स्टेप्स, कौन कौन सी रिपीट करेंगे स्टेप्स? स्टेप 2nd एंड 3rd, मतलब प्रिंट कर दे काउंट को, फिर इंक्रीमेंट कर दे, फिर प्रिंट कर दे, फिर इंक्रीमेंट कर दे, फिर प्रिंट कर दे, फिर इंक्रीमेंट कर दे। ये तो काम करेंगे हम। प्रिंट किया उसने, क्या काउंट 1 कर दिया, मतलब हमने काउंट की वैल्यू सेट की 1 पहले स्टेप में, फिर 2nd स्टेप में प्रिंट कर दी वैल्यू ऑफ काउंट, दैट इज प्रिंट हो गई 1। 3rd स्टेप में काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट की वैल्यू हमने 1 इंक्रीमेंट कर दी, दैट इज काउंट इक्वल टू 2। अब हम क्या कर रहे हैं? 4th स्टेप में एक लूप लगा दिया, उस वो लूप क्या तय कर रहा है कि 2nd 3rd बार रिपीट हो, दैट इज काउंट की वैल्यू नई क्या आ गई 2, फिर वो प्रिंट हो जाएगी। फिर 3rd स्टेप पे आएगी, फिर वो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब काउंट की वैल्यू 3 आ जाएगी, फिर वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये लूप चलता रहेगा, काउंट 1 2 3 1, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक चलेगा? 4th स्टेप में हम एक कंडीशन रख देंगे ये, तो रिपीट स्टेप 2nd एंड 3rd एज लॉन्ग एज काउंट हैज़ ए वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लाख। दैट्स सॉल्व, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब सिर्फ 4 लाइन हमने लिखी और इस 4 लाइन के द्वारा 4 लाइन का हमने कोड लिखा, 1 लाख बार जो लूप चल जाए, बात खत्म। कितना सिंपल है। अब नीचे वाली ये हम नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, सिर्फ फॉर लूप देखते हैं कैसे चल रहा है। देखो अब हम फॉर लूप चलाते हैं, इसे कैसे देखते हैं। अब ये जो लूप है 2 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। देखो जो अभी अभी हमने काम किया है ना फॉर लूप वाला, ये देखो फॉर लूप कैसे था? 4 स्टेटमेंट इज यूज टू इटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज़, मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज़ की कोई रेंज दे रखी है, उस पर
उस पर जो है फॉर स्टेटमेंट इज़ यूज टू इटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ की एक रेंज दे रखी होती है, उस पर वो इटरेट होता है। कौन? फॉर स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी है कि काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लाख हो, इस कंडीशन पे इटरेट हो रही है क्या? फॉर लूप इटरेट हो रहा है, मतलब फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट होंगे, बस सिंपल सी बात है। For loop is executed for each of the item in the range. These values can be either numeric or as well as see in the later chapter. They can be elements of a data type like string, list और tuple। मतलब for loop में ये नहीं है कि वो सिर्फ for loop उन values के लिए चलेगा। अब वो values हो सकती है numeric भी हो, non numeric भी हो सकती है, string, list या tuple भी हो सकती है। With every iteration of the loop, that is with every repetition of the loop, the control variable checks whether each of value in the range have been tabled or not when all items in the range are adjusted। मतलब जितने भी items हैं range में, जितनी values हैं उस रेंज में जब एडजस्टेड सब कंप्लीट हो जाती हैं तो स्टेटमेंट्स विद इन लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड। द कंट्रोल इज देन ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द फॉर लूप। फॉर लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट होता है वहाँ पर कंट्रोल चला जाता है, दैट इज वो एग्जीक्यूट होता है। व्हाइल यूजिंग फॉर लूप, जबकि हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज एन एडवांस नंबर ऑफ आइटम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। द फ्लो चार्ट डिपिक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप कैसा होता है उसका सिंटैक्स देखो। फॉर लिखेंगे, कंट्रोल वेरिएबल लिखेंगे, फॉर कंट्रोल वेरिएबल लिखेंगे जो भी है, आई वगैरह जो भी है, आई या काउंट जो भी, इन फिर उस सीक्वेंस ऑफ आइटम्स देंगे, दैट इज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज देंगे इन रेंज, फिर कॉलन लगाएंगे, स्टेटमेंट्स देंगे जो भी है। अब प्रोग्राम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ में आएगा। प्रिंट द करेक्टर्स इन द वर्ड पाइथन यूजिंग फॉर लूप फॉर लेटर्स इन पाइथन। मतलब एक स्ट्रिंग दे रखी है हमें पाइथन, इस पाइथन की जो स्ट्रिंग जो दे रखी है हमें पाइथन, इसके करेक्टर्स को हमें प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे? प्रिंट कराना है इसके करेक्टर्स को, मतलब लेटर्स को। सिंपल है, फॉर लूप चलाना होगा। फॉर एक हम देखो फॉर लूप का जो सिंटैक्स वो क्या था, सिंटैक्स देखो, फॉर कंट्रोल वेरिएबल लिया, फिर लिखेंगे इन, फिर रेंज ऑफ वैल्यूज़ लेंगे, फिर लेंगे रेंज ऑफ वैल्यूज़, आइटम्स इन द रेंज या रेंज ऑफ वैल्यूज। तो हमने फॉर लिखा। अब चूंकि हमें प्रिंट क्या कराना है, लेटर्स को, तो लेटर नामक एक वेरिएबल ले लिया, फॉर लेटर। फिर देखो सिंटैक्स क्या था फॉर लूप का, इन लिखा था, फिर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। तो फॉर लेटर इन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ क्या, पाइथन है, पाइथन। और पाइथन क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में लिख दिया, कॉलन, प्रिंट कर देंगे इस वेरिएबल को लेटर, दैट इज ऑल। इस स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं नंबर बाई नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अलग अलग लाइन में पी है पहले, फिर नेक्स्ट लाइन में बाई, नेक्स्ट लाइन टी एच हो। नेक्स्ट प्रोग्राम, ये फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं इसका है नेक्स्ट, एक और देखते हैं एग्जांपल से, आगे चलते हैं थ्योरी। प्रोग्राम टू द प्रिंट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। प्रोग्राम लिखिए प्रिंट करने के लिए नंबर्स को, मतलब कोई हमें लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है, देखो 10, 20, 30, 40, 50, इसे हमने किसी वेरिएबल में असाइन करा लिया, दैट लिस्ट दे रखी है। अब देखो ये तो था फॉर लूप कैसे चलता था, फॉर एक कंट्रोल वेरिएबल लेंगे इन, फिर सीक्वेंस इन रेंज लेंगे, सीक्वेंस इन रेंज क्या है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो फॉर नम इन, ये काउंट चेक करेंगे, प्रिंट कर देंगे नम को, नंबर बाई नंबर, सीक्वेंस वाइज ये जो नंबर हैं 10, 20 जो आइटम्स हैं लिस्ट के वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन द गिवन सीक्वेंस, इवन नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। कोई भी हमें एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसे एक वेरिएबल में असाइन करा लिया, फॉर नम कंट्रोल वेरिएबल लिया, नम इन, ये फिर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ ले ली, दैट इज लिस्ट नंबर्स। फिर हम चेक करेंगे हमें क्या करना है, केवल इवन नंबर्स को ही प्रिंट कराना है। तो हम ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर्स कैसे होते हैं, 2 के कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, दैट इज हम मॉडुलस ऑपरेटर लगा के वो इक्वलेंट 0 चेक कर लेंगे कंडीशन। फॉर नम इन नंबर्स कॉलन कंडीशन लगाएंगे, इफ नम मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वलेंट टू 0, तो प्रिंट कर दे नम इज नम, तो प्रिंट कर दे नम, बाद में लिख दे इज एन इवन नंबर, जो भी नाम है वो लिखे, और ये स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में ये मैसेज दे दे, इट्स एन इवन नंबर, दैट्स ऑल। अब बात आती है रेंज फंक्शन की। वीडियो मुझे लगता है लंबा हो जाएगा यार।
चलो वाइल लूप तक कर लेते हैं, फिर नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर हम जो है यहाँ तक ले लेंगे, मतलब यहाँ तक बना देंगे, फॉर अ वाइल लूप तक दे देंगे, फिर एक वीडियो और बना देंगे। और क्या करें, ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो, फिर देखने में भी समझने में भी दिक्कत होती है। फॉर अ वाइल लूप तक कर देंगे बस। फिर उसके बाद में मतलब इसमें 11-12 पेज तक कर देंगे, इसमें ये फॉर यहाँ तक कर देंगे 12 तक, वाइल लूप तक। बाकी जो 12 बचेंगे फिर उसे बाद में बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप तो हो गया। अब बात आती है रेंज फंक्शन की, फटाफट देखते हैं। देखो रेंज फंक्शन क्या काम करता है। रेंज फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। सिंटेंस ऑफ रेंज फंक्शन क्या है, देखो इस तरीके से। रेंज फंक्शन में एक देखो, रेंज फंक्शन के अंतर्गत जो स्टार्ट स्टॉप स्टेप लिखा हुआ है, ये इसका सिंटैक्स है रेंज फंक्शन का। इसमें पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टेप पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स की जो भी हम वैल्यूज देंगे वो आर्गूमेंट कही जाती हैं। तो इट इज़ यूज टू क्रिएट ए लिस्ट कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू with a difference of the given step value. We will learn about the functions in the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में हम functions को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं to begin with the simply remember that the function takes the parameters to work on. हमें स्टार्टिंग में हमें सिंपली समझना होगा, जो फंक्शन है वो लेते हैं पैरामीटर्स को, टू वर्क ऑन। जो फंक्शन होते हैं पैरामीटर्स को लेते हैं, दैट इज रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन पैरामीटर क्या है, स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप। स्टार्ट स्टॉप स्टेप 3 पैरामीटर हैं जो कि रेंज फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, इस पर काम करेगा। ये है सिंपल रिमेंबर दैट फंक्शन टेक्स पैरामीटर्स टू वर्क ऑन, मतलब काम करने के लिए पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। इन फंक्शन रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप दीज देयर आर थ्री पैरामीटर्स, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। ये पैरामीटर्स हैं किसमें, रेंज फंक्शन में, जिसमें कि ठीक है रेंज फंक्शन में ये पैरामीटर्स हैं। इन्हीं पैरामीटर्स से काम करता है रेंज फंक्शन। तो स्टार्ट एंड स्टेप, स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं, सबसे पहले स्टार्ट है फिर स्टॉप है और स्टेप लास्ट में है। तो वो कह रहे हैं स्टार्ट और जो स्टेप है, स्टार्ट पैरामीटर और जो स्टेप पैरामीटर है, ये ऑप्शनल हैं, चाहो तो दो चाहो तो मत दो, स्टार्ट एंड स्टेप। लेकिन कंपलसरी क्या है, स्टॉप जरूर दो। ये कह रहे हैं स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर्स आर ऑप्शनल if the start value is not specified by default the list starts from 0। स्टार्ट जो पैरामीटर है रेंज फंक्शन के, स्टार्ट है फिर है स्टॉप आता है। इसका सीक्वेंस भी ध्यान रखो, 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, और इसी सीक्वेंस में हमें पास कराने होते हैं, इसी सीक्वेंस में हमें इनकी वैल्यू देनी होती है। सबसे पहले स्टार्ट पैरामीटर पास कराएंगे रेंज फंक्शन में, फिर स्टॉप पैरामीटर, फिर स्टेप। ठीक है, स्टार्ट और स्टेप फर्स्ट एंड लास्ट ये ऑप्शनल है, लेकिन स्टॉप पैरामीटर ये कंपलसरी है। वो कह रहा है यदि हम स्टार्ट पैरामीटर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है 0 से, इफ स्टेप इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड। यदि हम स्टेप भी स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इंक्रीजेस कैसे होगी, बाय 1 इन ईच इटरेशन, इन ईच रिपीटेशन। इटरेशन मतलब रिपीटेशन, प्रत्येक रिपीटेशन में बाय 1 स्टार्ट हो गई। यदि हम स्टेप पैरामीटर पास नहीं कराते, मतलब स्टेप जो पैरामीटर है वो हम नहीं देते, उसकी वैल्यू सेट नहीं करते तो, और स्टार्ट नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो गई। ऑल पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर्स। ये और ध्यान रखो, रेंज फंक्शन में जितने भी पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ये सब इंटीजर्स होते हैं। ये और है दैट इज रेंज ऑफ इंटीजर्स जब हमें देनी हो तभी हम यूज़ कर सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। हाँ, रेंज फंक्शन का हम यूज़ तभी करेंगे जब हम लिस्ट ऑफ इंटीजर तैयार करना चाहते हैं तो। ठीक है, द स्टेप पैरामीटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो स्टेप पैरामीटर पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज वो आगे भी बढ़ सकती है लिस्ट ऑफ इंटीजर, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ये है जैसे हमें दे रखा है, देखो लिस्ट, एक हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। रेंज फंक्शन का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, कि लिस्ट तैयार करने के लिए। तो रेंज फंक्शन को हम पास करा दिया एज ए पैरामीटर किसमें, लिस्ट में। और रेंज में हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया है, सिर्फ एक ही हमने वैल्यू पास की है, वो क्या 10, और तो कोई वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब स्टॉप पैरामीटर की वैल्यू है, न कि स्टार्ट की, क्योंकि स्टार्ट और स्टेप तो ऑप्शनल है। तो दैट अब इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट तो स्पेसिफाई नहीं की, सिर्फ 10 दिए, स्टॉप ही दिए, क्योंकि स्टार्ट स्टेप तो ऑप्शनल है, तो 0 से स्टार्ट होगी। साथ ही स्टेप भी नहीं दी, दैट इज अब इसमें इंक्रीमेंट जो होगा, चूँकि 0 है और लिखिए यहाँ पे लास्ट स्टॉप 10,
तो ऑब्वियसली बात है 0 से 10 की ओर जाएंगे तो इंक्रीमेंट ही होगा, तभी तो जा पाएंगे। तो 1 से होगा, स्टेप की वैल्यू हमें कोई दे नहीं रखी तो 1 ही होगा, तो 0 + 1 तो 1 + 1 2, इस तरीके से 10 तक जाएगी। सॉरी 10 तक नहीं जाएगी, 10 तक है, 10 - 1 एक कम जाएगी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या आएगी, स्टार्ट एंड स्टॉप नॉट एज स्पेसिफाइड। तो इस तरीके से देखो, जब डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू इज़ 1, डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू तो 1 होती है। हाँ 2,1 10 दे रखी है, तो मतलब स्टार्ट वाली हमें दे रखी है, स्टार्ट पैरामीटर की हमें वैल्यू दे रखी है 2 और स्टॉप की दे रखी है 10, स्टेप की नहीं दे रखी। दो वैल्यू पास की है, तो इसका मतलब स्टार्ट और स्टॉप दे रखी है, क्योंकि स्टेप तो लास्ट में होती है। तो स्टार्ट और स्टॉप पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है, 2 आर्गूमेंट दे रखे हैं 2 10, जो कि स्टार्ट और स्टॉप की है। तो 2 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, 10 से -1 एक कम 9 तक जाएगा, और स्टेप नहीं दे रखी तो +1 होगा, तो 2, 3, 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्टेप वैल्यू। अब देखो, अब यहाँ पे हमें जो आर्गूमेंट दिए हैं रेंज फंक्शन में 0 35 तीनों पैरामीटर की जो वैल्यूज दे रखी है हमें वो दे रखी है, क्योंकि 0 जो दे रखी है वो स्टार्ट पैरामीटर की वैल्यू है, आर्गूमेंट है, और स्टॉप की 30 है, स्टॉप पैरामीटर की वैल्यू 30 है, स्टेप पैरामीटर की 5। मतलब 0 से स्टार्ट होगी, 30 - 1 29 तक ये जाएगी लिस्ट, और जो अंतर होगा 5 का होगा। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 + 5 5 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 5 25 20 20 20 + 5 25 25 + 5 30, लेकिन 30 तक नहीं जाएगी, 30 - 1 29 तक जाएगी, 25 तक चलेगी। इसी तरीके से फिर दे रखा है, देखो -1 वाली दे रखी है, 0 - 9 - 1, तो स्टार्ट वाली 0 है, स्टॉप वाली -1 है, और जो स्टेप है -1 है। तो 0 से स्टार्ट होगी, -9 से एक पहले, मतलब -8 तक जाएगी, -9 से एक पहले, दैट इज -8 तक जाएगी। लगा लो 0 -1, फिर -1 करो, फिर 0 -1 और -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरीके से। तो इस तरीके से फंक्शन, जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन का काम है कि लिस्ट ऑफ इंटीजर जब हम क्रिएट करनी होती है तो हम रेंज फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, रेंज ऑफ फंक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं तो लिस्ट ऑफ इंटीजर क्रिएट करना चाहते हैं, रेंज फंक्शन से हम कर सकते हैं। ये पाइथन में है, पाइथन लैंग्वेज में, ठीक है। अब बात आती है प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर्स इन ए गिवन रेंज। हमें प्रोग्राम लिखना है प्रिंट करने के लिए मल्टीपल्स ऑफ 10 के मल्टीपल्स को प्रिंट करना है हम, किसके लिए, फॉर गिवन रेंज ऑफ नंबर्स। देखो प्रिंट करिए मल्टीपल ऑफ 10 फॉर नंबर्स इन ए गिवन रेंज। देखो एक फॉर लूप चलाया हमने, फॉर एक वेरिएबल लिया, कंट्रोल वेरिएबल नम, एक रेंज ली, मतलब लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिया। अब लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को हमें 5 की मल्टीपल के तौर पर लिखें, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, रेंज = 5 दे दी। क्योंकि 5 है, ये क्या स्टॉप वाला, हमें स्टॉप पैरामीटर का वो है ये वैल्यू, दैट आर्गूमेंट 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। तो रेंज फंक्शन 5 रेंज, और रेंज फंक्शन में पैरामीटर 5 है, दैट इज 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स आ गई। इस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स से वैल्यू लेगी नम और प्रिंट कराएगी। और प्रिंट क्या कराना है, प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 10 की मल्टीपल्स लेनी है, 10 की मल्टीपल्स निकालनी है ऐसे। प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर्स इन ए गिवन रेंज, मतलब गिवन रेंज में जो नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स ऑफ 10 निकालो। तो अब इसी बात है, 0 1 2 3 4 लेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे, चूँकि हमें 10 की मल्टीपल निकाल लें तो नम जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हालांकि इसमें 0 भी होगा, तो 0 को नहीं लेंगे, 1 2 3 4 ये 4 लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 के मल्टीपल निकालेंगे 10 के, प्रिंट करेंगे नम इंटू 10। तो 1 2 3 4 के 1 2 3 4 4 नंबर हैं, 4 इंटीजर हैं। लिस्ट ऑफ इंटीजर में क्या आ गई, 1 2 3 4। इसके मल्टीपल निकाल दो 10 के, तो 1 × 10 10 आ गया, 2 × 10 20, 3 × 10 30 और 4 × 10 40, इस तरीके से। अब देखो भाई लूप देख लो फटाफट। वाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट से ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, जिस तक जो काम फॉर लूप करता है वही काम भाई लूप करता है। फॉर लूप में क्या करते थे हम, सबसे पहले काउंट फंक्शन लेते थे और उसे हम इनिशियलाइज करते थे, ये तो था। यहाँ पे हम सबसे पहले
एक नम लेते हैं, एक काउंट वेरिएबल लेंगे और उसे एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है या लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, उस रेंज में हम चलाते हैं उस नम को, प्रिंट करा देते हैं। इसी तरह से व्हाइल लूप है। देखो व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। जो काम फॉर लूप करता है वही व्हाइल करता है। इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, देखते हैं। व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंट्रोल कंडीशन ऑफ द लूप इज ट्रू। control condition of the while loop is executed before any statement inside the loop is executed. After each iteration the control condition is tested again and the loop continues as long as the condition is true. When this condition becomes false the statements in the body of loop are not executed. मतलब जब तक कंडीशन ट्रुथ होगी उस कंडीशन के अंतर्गत इंडेंटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट चला जाएगा। When this condition becomes failed, the statements in the body of loop are not executed and the control is transferred to the next statement following the body of while loop. If the condition of the while loop is initially false, the body is not executed even once. अब इसकी सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ while loop, while टेस्ट करेंगे कंडीशन को, कॉलन बॉडी ऑफ while। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो। सो इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर इसके बाकी जो ब्रेक मतलब इसके हमने 12 पेज तक बना लिए, जहाँ तक ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट फिर हम अगली वीडियो में बनाएंगे। एग्जांपल देखो 6.10, इसमें क्या प्रिंट करो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जैसे हमने फॉर लूप के थ्रू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हमने प्रिंट किए थे, इसी तरह से फॉर लूप के थ्रू कराएंगे। देखो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने सेट करा दी काउंट इक्वल टू 1। फिर व्हाइल लूप चला रहे हैं, कंडीशन लगाई क्या है, काउंट लेस देन इक्वल टू 5, 5 से लेस देन हो या इक्वल टू हो 5 के प्रिंट कर देंगे काउंट को। फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ऑब्वियसली बात है, काउंट में वैल्यू पास कराई 1, कंडीशन चेक की काउंट लेस देन इक्वल टू 5, यस काउंट लेस देन इक्वल टू 5, काउंट की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट कर देंगे काउंट 1 आ गई। फिर काउंट की वैल्यू 2 आई, 2 को फिर चेक करेंगे, यस। सबसे पहले हमने कंट्रोल वेरिएबल लिया, उसे इनिशियलाइज कर दिया, जहाँ से भी हमें प्रिंट करानी है 1 से या 0 से वो कंडीशन लगा दी, उसे प्रिंट करा देंगे। फिर काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसे इंक्रीज़ करनी है तो इंक्रीज़ कर लो, डिक्रीज़ करनी है तो डिक्रीज़ कर लो, जैसी तुम्हारी ज़रूरत है वैसे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रोग्राम 6.11, प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ ए होल नंबर। कोई भी होल नंबर दे रखा है, उस होल नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं देखो कैसे, जैसे एंटर ए नंबर टू फाइंड द इट्स फैक्टर 6 की फैक्टर निकालने तो क्या आएगा 1 2 3 6। देखो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। एक कोई भी नंबर है उसके हमें फैक्टर्स निकालने। कोई नंबर है उसको हमने इनपुट कराया एंड यूजर से, तो नम वेरिएबल में हमने इनपुट करा लिए। चूँकि नंबर है तो इंट टाइप का डेटा टाइप का हम लेंगे नंबर, ठीक है। नम में हमने इंट इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने उसे इनपुट करा लिया, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे 1। जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होंगे उस फैक्टर्स में एक 1 भी तो होगा, तो सिंपल सी बात है हमने प्रिंट करा दिया 1, ठीक है। कॉमा एंड इज इक्वल टू ये स्पेस दे दिया और सिंगल कोट्स में स्पेस दे दिया। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सेम लाइन में जो आउटपुट है उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब सेम लाइन में हम जो है फैक्टर्स प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए देखो लिखा भी है 1 इज़ फैक्टर ऑफ इवन नंबर और एंड इक्वल टू स्पेस दे रहा है सिंगल कोट्स में, इसीलिए ताकि वो सेम लाइन में प्रिंट हो। अब हम चूँकि फैक्टर प्रिंट करना चाहते हैं ना, फैक्टर इक्वल टू 2 दिया है हमने, फैक्टर वेरिएबल लिया और उसमें हमने 2 दिया है, 2 पास किया है। अब 2 हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं वो उस नंबर के डिवीजन से या तो इक्वल टू होंगे या उससे लेस देन होंगे, दैट इज 6 है। अब 6 के जो वेरिएबल जैसे मान के चलो कोई नंबर है, जैसे हमने पास किया 6, तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3। वो 3 से या तो कम होंगे या उसके इक्वल होंगे। ये क्या किया है इसने, अच्छा नहीं, कहने का मतलब है कि अब उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब हम 6 को क्या है डिवाइड करके देख रहे हैं,
मतलब जो अब कोई फैक्टर का मतलब होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने का मतलब होता है कि वो नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल होगा, ये है। और कोई भी नंबर है वो डिविजिबल जो होगा ना, वो उसके क्या होगा, आधे से होगा, आधे से कम या इक्वल टू वाली जो वैल्यूज़ हैं उनसे होगा, ये है कहने का मतलब। ये कुछ कंडीशन है, देखो फाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 2, फिर हम कंडीशन लगाएंगे नम m परसेंटेज, मतलब मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे फैक्टर से, मतलब फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे नम, और उसका जो रिमाइंडर है यदि वो 0 आता है, दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल है फैक्टर से, तो हम कह देंगे साहब, क्या कह देंगे कि तो हम प्रिंट कर देंगे फैक्टर। फिर हम फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, फैक्टर इक्वल टू फैक्टर प्लस 1, ये है। प्रिंट करेंगे नम एंड एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है, ठीक है। इस तरह से एंटर कर देंगे नंबर 2.6 दिस वन। बॉडी ऑफ लूप इज इंडेंटेड with respect to while statement similarly to the statement within if are indented with respect to position of if statement। कुल मिला के एक फॉर लूप हो, while लूप हो या if स्टेटमेंट हो, सब में इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये while लूप भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा while लूप ये कंप्लीट हो जाता है पूरा। और इसके जो आगे है ये 6.5 ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो, और नेस्टेड लूप इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और न केवल हम ब्रेक एंड स्टेटमेंट है और जो नेस्टेड लूप है उसे करेंगे, बल्कि इसकी जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भी मैं पूरी समझा दूंगा, पूरी करा दूंगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें 2-3 कंसेप्ट है, एक तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ वाली, नहीं नेस्टेड जो लूप वाली कंडीशन है वो, नेस्टेड लूप वाला जो कंसेप्ट है वो, ब्रेक एंड कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आती कोई कंसेप्ट तो वो बताएं, मैं उसे और समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।